हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेखपाल जीके का 10वां टेस्ट। तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने कवर किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर के राष्ट्रपति करता है विवादों का निर्णय। यदि यार और क्वेश्चन देखें कि इस क्वेश्चन से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लोकसभा निर्वाचन के लिए जो चुनाव क्षेत्र होता है, तो उसके जो सीमा का निर्धारण कौन करता है। यदि बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनावों की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आप याद रखेंगे कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग करता है सीमा का निर्धारण। और लोकसभा में यदि बात करें कि निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 552। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। और बात करें यदि ये लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो लोकसभा में सीटों का जो निर्धारण किया जाता है, तो वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आप याद रखेंगे, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है सीटों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, तो वो कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, आप याद रखेंगे। और जो इसका बात करें यदि अगर इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चनों की, तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि निर्माण के आधार पर जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो निर्माण के आधार पर 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पर्वत होता है, और पठार होता है, और मैदान होता है। पर्वत, पठार और मैदान, 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। अब यदि यार बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। और कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के तो होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत होता है, ब्लॉक पर्वत, और अवशिष्ट पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है, और संचित पर्वत होता है। और इसके बाद में जो हिमालय है हमारा, वलित पर्वत होता है। आप चारों याद रखेंगे कौन कौन से निर्माण के उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत, 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करें कि यदि अगर जैसे कोई पर्वत होता है, तो जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है, जो पर्वत होता है कोई भी, तो उसमें जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है घाटी। आप याद रखेंगे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। जो पर्वत का धंसा हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है रिफ्ट घाटी। अब बात करें यदि यार कि अरावली पर्वत कहाँ पर है, तो अरावली पर्वत आप याद रखेंगे राजस्थान में है। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारत प्रशासनिक सेवा ये तो है, भारतीय न्यायिक सेवा ये नहीं है। भारतीय न्यायिक सेवा अखिल सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा भी है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय न्यायिक सेवा अखिल सेवा नहीं है। अब बात करें यदि अगर और क्वेश्चनों की, तो जो भारतीय संविधान है, तो उसमें कितनी प्रकार की सेवाएं दी गई हैं, तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार की सेवाएं दी गई हैं। कौन कौन सी वो सेवाएं हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गई जिसे IAS कहते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा हो गई IPS जिसे कहते हैं, और भारतीय वन सेवा हो गई जिसे IFS कहते हैं। ये 3 प्रकार की सेवाएं दी गई हैं भारतीय संविधान में। और संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो व्यय का भार होता है, तो वो व्यय का भार भारत के मतलब वहन कौन करता है, तो व्यय का जो भार होता है संघ लोक सेवा के सदस्यों का, तो उसका कौन खर्च करता है, कहाँ से खर्च किया जाता है, तो आप याद रखेंगे संचित निधि से। संचित निधि वहन करता है। और लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 अनुच्छेद में
किया गया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की यदि यार बात करें कि स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। और संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है, यदि यार बात करें तो एक सलाहकारी निकाय। कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय है। ये सारे क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए है? सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है। तो सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? किस प्रकार के लोहे में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो ढलुआ लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन युक्त लोहा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन ढलुआ लोहा में पाया जाता है। यदि यार बात करें सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है, तो पिटुआ लोहा में सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो ढलुआ लोहा में सबसे ज़्यादा होती है। यदि यार बात करें कि लोहे का निष्कर्षण किस में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे लोहे का निष्कर्षण वात्या भट्टी द्वारा किया जाता है। किससे? वात्या भट्टी के द्वारा होता है। और लोहा का जो निष्कर्षण होता है तो किस अयस्क से होता है? तो हेमेटाइट। आप याद रखेंगे हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है लोहे का निष्कर्षण। और यदि बात करें कि मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकी जो यदि यार बात करें कि जो लोहे के अयस्कों की अन्य अयस्कों की, तो आप याद रखेंगे पूछा जाता है मैग्नेटाइट। किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट। ये लोहे का चुंबकी अयस्क होता है। और लोहे की यदि यार बात करें कि किस्में कितने प्रकार की होती हैं, लोहा कितने किस्में में पाया जाता है, तो तीन प्रकार की किस्मों में पाया जाता है। नंबर 1 ढलुआ लोहा, और पिटवा लोहा, और एक स्टेनलेस स्टील इस्पात। 3 किस्मों में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंध का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो आयनिक और सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, NaOH। जो NaOH है तो ये आयनिक है और सहसंयोजक दोनों प्रकार का बंधन का उदाहरण है। यदि यार बात करें और अन्य क्वेश्चनों की, इससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप याद रखना जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप उन फैक्टों को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बनता है तो वो कौन सा बंधन कहलाता है? तो आप याद रखेंगे जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उस बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और यदि यार बात करें कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार का होता है, तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एकल, द्विक और त्रिक। एकल, द्विक और त्रिक 3 प्रकार का सहसंयोजक बंधन होता है। यदि यार बात करें कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु के समूह को क्या कहा जाता है, तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश युक्त आयन को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश युक्त परमाणु को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। जैसे Na+। तो सोडियम क्या है? मतलब आवेश युक्त परमाणु है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सोडियम आयन कहा जाता है। अब बात करें यदि आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋण आयन। एक धनायन होता है और एक ऋण आयन होता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। और सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। आप याद रखेंगे सभी धातु के तत्व क्या होते हैं? आयन। उनके आयन कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। और जो अधातु होती हैं तो सभी अधातु के आयन कैसे होते हैं? तो सभी अधातु के आयन ऋणायन होते हैं। आप याद रखेंगे धातुओं के आयन कैसे होते हैं? धनात्मक। और अधातुओं के आयन कैसे होते हैं? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है। तो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? टैरिफ। क्या कहते हैं हम उसे? टैरिफ कहा जाता है। और यदि यार बात करें कि चुंगी किसे कहते हैं, तो एक नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया जो कर होता है उसे चुंगी कहा जाता है। अब बात करें यदि यार वैट की, वैट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वैट किस प्रकार का कर है, तो वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। आप याद रखेंगे कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, पूछा जाता है। और आय की वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप याद रखेंगे क्या कहते हैं हम? प्रगतिशील। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। जब आय के साथ में कर बढ़ता है तो उस कर को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। और जब वस्तुओं की मात्रा के अनुसार कर लगाते हैं तो उस कर को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं की जब मात्रा के अनुसार कर लगाया जाता है तो उस कर को विशिष्ट कर कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? विशिष्ट कर
कहा जाता है। आप इन फैक्टों को याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, शुष्क सेल में होता है। तो शुष्क सेल में क्या पाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में न रह करके शुष्क अवस्था में रहता है, अमोनियम क्लोराइड के रूप में रहता है, आप इसे याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैंगनीज डाई ऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा जाता है। कौन कौन से याद रखेंगे हम तत्वों को भरा जाता है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, नौसादर और कार्बन आदि मिश्रण को भरते हैं हम इसमें। और कार्बन की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है। जो कार्बन की छड़ होती है तो वो किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। और जबकि यदि यार बात करें कि कैथोड का कार्य कौन करता है, तो कैथोड का कार्य जो जस्ते का बर्तन होता है, तो जस्ते का बर्तन स्वयं कैथोड का कार्य करता है। और इस सेल का यदि यार बात करें विद्युत वाहक बल कितना होता है शुष्क सेल का, तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट के बराबर होता है। और बात करें यदि शुष्क सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो शुष्क सेल का उपयोग टार्च में किया जाता है, ट्रांजिस्टर में किया जाता है और रेडियो में किया जाता है। टार्च में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं और रेडियो में करते हैं इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, आप याद रखेंगे बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है। यदि बात करें सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम लाल रंग का होता है। श्वेत प्रकाश को आने वाले अवयवों रंगों में जो विभक्त होने की क्रिया होती है तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, आप याद रखेंगे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और सूर्य प्रकाश से प्राप्त रंगों में जो बैगनी रंग है तो उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल का होता है। और न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। न्यूटन जी ने क्या किया, देखा कि जो भिन्न भिन्न रंग है तो वो भिन्न भिन्न कोण से विक्षेपित होते हैं, एक ही कोण से विक्षेपित नहीं होते हैं। और वर्ण विक्षेपण किसी अपारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। क्यों होता है वर्ण विक्षेपण, क्योंकि सभी रंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश और वेग यदि बात करें सबसे कम होता है, इसी वजह से इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, आप याद रखेंगे किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, इसी वजह से लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और इसका जो अपवर्तनांक है तो इसका जो अपवर्तनांक है लाल रंग का वो सबसे अधिक होता है। और यदि यार बात करें नहीं सॉरी गलत बोल गए, जो लाल रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। यदि यार बात करें कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। आप इन फैक्टों को याद रखेंगे। यदि यार मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन एक बार में नहीं आप समझ पाते तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। जब आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ वो सारे फैक्ट आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। तो निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है, आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। अब बात करें यदि यार कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। यदि यार बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। यदि यार बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शून्य होता है तथा इस पर ऋण आवेश होता है, आप याद रखेंगे इसका द्रव्यमान शून्य होता है। और आवेश की बात करें तो इसमें ऋण आवेश होता है। यदि बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। यदि यार आपको विकल्प में गोल्डस्टीन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, रदरफोर्ड। यदि यार गोल्डस्टीन नहीं दिया होगा तो रदरफोर्ड आंसर करेंगे, दोनों दिए होंगे तो गोल्डस्टीन आंसर करेंगे। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दी है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वाट। वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वाट शक्ति का मात्रक है, आप याद रखेंगे वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अर्घ बात करें तो अर्घ हमारा सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि और उन अन्य मात्रकों की बात करें जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा,
तो आप याद रखेंगे ज्योति तीव्रता पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। आप याद रखेंगे क्या होता है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। यदि बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, जिसे आई कहा जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आप याद रखेंगे एम्पियर होता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि यार बात करें कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। यदि बात करें कि कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक रेडियन होता है, आप याद रखना। पृष्ठ तनाव भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक। प्रदीप्ति घनत्व भी पूछा जाता है, तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक आप याद रखेंगे लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है, तो क्वेंटास। ऑस्ट्रेलिया की विमान सेवा का नाम है क्वेंटास। यदि आप बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे एएपी। एएपी ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम है। बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम, तो पार्लियामेंट है, आप याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है। और बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, अधिकतर लोगों को पता भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्थाएं कौन सी हैं, तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, आप याद रखना ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था का नाम है। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक दल की, तो लेबर पार्टी है वहाँ पर, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दी है, हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना 12 होती है। कितनी होती है, हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। यदि यार बात करें और अन्य खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, तो आप मैं बताता जाता हूँ, आप याद करते जाइए, गौर से सुनते जाइए। कबड्डी में बात करें यदि यार, तो कबड्डी में 7 होती है। बेसबॉल में बात करें यदि यार, तो बेसबॉल में 9 होती है, आप याद रखना। रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। नेटबॉल में 7 होती है। पोलो में 4 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। खो खो में 9 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है। और जिम्नास्टिक में 8 होती है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में प्रत्येक टीम में सदस्यों की संख्या 11 होती है, आप याद रखेंगे। यदि यार आपको एक बार में नहीं आती यार आप याद कर पाए, तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दी है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है, तो आप याद रखेंगे जो हमारा शून्यकाल है वो भारतवर्ष के द्वारा दिया गया। शून्यकाल भारतवर्ष द्वारा, भारतवर्ष की मतलब भारत की संसद द्वारा दिया गया। यदि बात करें अन्य जो स्रोत मतलब लिए गए अन्य देशों से, अन्य देशों के संविधान से, जैसे मौलिक अधिकार की बात करें यदि अगर, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से हमने लिया, तो यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए। यदि बात करें कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया, तो रूस के संविधान से लिया हमने मौलिक अधिकार, वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। यदि बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, तो जापान के संविधान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बात करें यदि कहाँ से ली है हमने, तो साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो ये हमने किस देश से लिया, तो सारी शक्तियां जो होती हैं, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया, तो ये हमने लिया कनाडा के संविधान से, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिए, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सफर चित्रकारी किसने की थी, तो द लास्ट सफर, आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि द लास्ट सफर किसके द्वारा चित्रकारी की गई थी, तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा की गई थी। और कुछ कृतियां देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप याद रखना। मोनालिसा,
मोनालिसा किसके द्वारा की गई? तो ये भी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा की गई। यदि यार बात करें कि सनफ्लावर, सनफ्लावर किसके द्वारा की गई? तो सनफ्लावर हमारी की गई विंसेंट वान गो, विंसेंट वान गो के द्वारा की गई, विंसेंट वान गो के द्वारा की गई सनफ्लावर चित्रकार। यदि यार बात करें कि ब्लैक स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखना ब्लैक स्क्वायर की गई थी कासीमीर के द्वारा, कासीमीर के द्वारा की गई थी ब्लैक स्क्वायर। यदि यार बात करें कि जुएर्निका, जुएर्निका किसके द्वारा चित्रकारी की गई? तो पाब्लो पिकासो के द्वारा की गई थी जुएर, आप याद रखना जुएर्निका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुएर्निका किसके द्वारा चित्रकारी की गई? ये पाब्लो पिकासो के द्वारा की गई। अब यदि यार बात करें कि पैन सेंगर मैडोना, पान सेंगर मैडोना किसके द्वारा की गई? पान सेंगर मैडोना ये की गई हमारी राफेल के द्वारा, यह चित्रकारी किसके द्वारा की गई? राफेल के द्वारा की गई। यदि यार बात करें क्राइस्ट, क्राइस्ट विथ नारनूस, क्राइस्ट क्राइस्ट विथ नारनूस किसके द्वारा की गई? तो वास के द्वारा की गई थी। ये भी एक बार पूछी गई है चित्रकारिता, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दी है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। IPI कहाँ पर स्थित है? वियना में। यदि यार बात करें और इससे संबंधित क्वेश्चन की जो समाचार एजेंसियां हैं कौन किस देश की है, तो आप याद रखना कि जो PTI है, PTI, तो PTI किस देश की है? तो ये अपने भारत की है, याद रखना जरूरी है। ये समाचार एजेंसी कहाँ की है? भारत की है। यदि यार बात करें कि AAP, अभी मैंने बताई थी AAP कहाँ की समाचार एजेंसी है? ऑस्ट्रेलिया की, अभी बताई गई थी, आपको याद होगा। यदि यार बात करें मेना, मेना कहाँ की है? तो मेना आप याद रखेंगे मिस्र की है। मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है? मिस्र की। बात करें यदि यार कि तास, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो तास आप याद रखेंगे सोवियत संघ की है, सोवियत संघ की आप याद रखेंगे। अब यदि यार बात करें कि वाफा, वाफा, वाफा किस देश की है? तो फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन की है वाफा, आप याद रखेंगे। यदि यार बात करें राइटर्स, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, ये सबको पता भी होगा किस देश की समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राइटर्स। अगला यदि यार बात करें इतीम पूछी जाती है, इतीम किस देश की है? तो इसराइल की, आप याद रखेंगे कहाँ की है? इजराइल ना समझ लेना, मैं क्या बता रहा हूँ, इसराइल की, इसराइल की है इतीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पेशवा वंश की स्थापना की थी? तो पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? आप याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा की स्थापना की थी, पेशवा वंश की स्थापना की थी। और इससे संबंधित फैक्ट आप याद रखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया था। आप याद रखेंगे क्या? चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? बालाजी विश्वनाथ ने। और बाजीराव जो प्रथम था, बाजीराव फर्स्ट, तो वो प्रसिद्ध रहा था इतिहास में एक मस्तानी नामक महिला से प्रेम के संबंध में, मस्तानी नामक महिला से प्रेम के संबंध में इतिहास में चर्चित रहा। तो कौन? बालाजी, मतलब बाजीराव फर्स्ट। यदि और इससे संबंधित फैक्ट है कि आप 1761 ईस्वी में जो बाजीराव का युद्ध हुआ तो किसके साथ में हुआ पूछा जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली के साथ में युद्ध हुआ था बाजीराव का 1761 में। और यदि बात करें कि जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई, ये 1761 मैंने जो बताया आपको कि बालाजी राव का जो मुकाबला हुआ तो किसके साथ हुआ? अहमद शाह अब्दाली के साथ में हुआ। तो वो कौन सा युद्ध था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दी है? भारत में गन्ने की सर्वोत्तम उत्पादकता है। तो भारत में गन्ने की सर्वोत्तम उत्पादकता किसके पास है? तो महाराष्ट्र के पास है सर्वोत्तम उत्पादकता। अब ये तो सर्वोत्तम किस्म का जो गन्ना है तो वो कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। यदि यार अब बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल किस राज्य में उगाई जाती है, तो आप याद रखना कि कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। आप याद रखना कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। चना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है, MP। चना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? MP है। यदि बात करें कि मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मूंगफली के उत्पादन में आप याद रखना गुजरात है प्रथम स्थान पर।
बाजरा की बात करें कि बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो राजस्थान है, आप याद रखना, राजस्थान है प्रथम उस स्थान पर बाजरा के उत्पादन में। नारियल की बात करें कि नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो केरल है। बात करें जूट की, तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पर जूट के उत्पादन में। चावल के उत्पादन में सब कोई जानता है, पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पर चावल के उत्पादन में। और आप याद रखेंगे सरसों के उत्पादन में, तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है, आप याद रखना राजस्थान, ये पूछा जाता है सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि है, जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो जैन एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, पशु बलि का विरोध। पशु बलि का विरोध जैन धर्म में भी किया जाता था और बौद्ध धर्म में भी किया जाता था, ये दोनों में समानता थी। और इससे संबंधित आप फैक्ट याद रखेंगे कि 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ा एवं एक नए बौद्ध संप्रदाय जिसे वज्रयान का उदय हुआ, जिसे वज्रयान कहा जाता है, तो वज्रयान का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, आप याद रखेंगे। अब बिहार के भागलपुर जिले में स्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो किसका केंद्र है, तो आप याद रखेंगे वो इसी का केंद्र है, वज्रयान संप्रदाय का केंद्र है। बिहार में जो भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो वो किस संप्रदाय का है, तो वज्रयान संप्रदाय का है, बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय का। अब पूर्णतया रंग, जो जैन धर्म की बात करें यदि अगर, कि पूर्णतया नग्न रहने की परंपरा जैन धर्म में कब आरंभ हुई, मतलब किसने आरंभ की, तो आप याद रखेंगे वर्धमान महावीर के ने आरंभ की थी। वर्धमान महावीर ने नग्न रहने की परंपरा जैन धर्म में आरंभ की थी। और जैन धर्म की यदि बात करें कि प्रथम संगीति कब हुई, मतलब किसके समय में हुई थी, तो प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी, तो 383 ईस्वी में हुई थी। अब यदि बात करें इस जैन धर्म की जो द्वितीय संगीति हुई, तो द्वितीय संगीति कहाँ पर हुई, तो मतलब बल्लभी गुजरात में हुई थी। और यदि बात करें कि बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या कितनी है, पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखना सीलों की संख्या कितनी है, बौद्ध धर्म में 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एकता का क्या अर्थ है, तो आप याद रखना एकता का अर्थ क्या होता है, कि तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भू अनुदान क्या कहलाता था, एकता कहलाता था। और अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, कि दू अस्पा सी अस्पा प्रणाली किसने आरंभ की, तो दू अस्पा और सी अस्पा प्रणाली, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसने आरंभ की थी, तो जहांगीर ने प्रारंभ की थी, आप याद रखेंगे किसने प्रारंभ की, जहांगीर ने प्रारंभ की। तो ये रहे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।